हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से के ड्रामा की जिसका नाम है डिलीवरी मैन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक टैक्सी ड्राइवर आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करता है और कैसे वो इस काम से खूब सारे पैसे भी कमाता है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है यंग मिन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से। वो कॉलेज स्टूडेंट था और अपनी ग्रैंड माँ और अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन कुछ ही महीने पहले उसकी मॉम को कोई बाइक वाला आकर उसकी टैक्सी के पास ही मार देता है और तभी से घर की सारी जिम्मेदारी यंग मिन के ऊपर आ गई थी और उसने कॉलेज छोड़कर अपनी ग्रैंड माँ का ध्यान रखने के लिए और पैसे कमाने के लिए टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था। वो सुबह से रात तक इसी काम में बिजी रहता था। आज जब उसे एक पैसेंजर मिलता है तो वो कहता है कि उसे थोड़ा जल्दी जाना है, उसे अपने बच्चे के स्कूल पे जाना था, तो वो जल्दी से उन्हें वहाँ पर पहुँचा देता है। तो वो पैसेंजर अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उनकी खुशी देखकर यंग मिन को भी काफी खुशी होती है। इसके बाद हम यंग मिन के एक दोस्त सियोक से मिलते हैं। उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा अमीर थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके। सियोक ने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया और आज उसके अंडर काफी सारे टैक्सीज आते हैं। आज शाम को सियोक यंग मिन के साथ अपने महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं और सियोक के काफी बोलने के बाद यंग मिन उनका पीछा करता है और ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो उन्हें पकड़ भी लेते हैं। वो चोर ऐसे ही शाम को बहुत सारी चोरियां करते थे, इसीलिए वो ऑफिसर्स यंग मिन का खास शुक्रिया अदा करते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग यंग मिन अपने लिए और ग्रैंड माँ के लिए ब्रेकफास्ट बना के काम पर निकल जाता है। जब वो अपनी टैक्सी का दरवाजा ओपन करता है तो उसके हाथ में कुछ कॉइन्स थे जो कि नीचे गिर जाते हैं। उसे उठाते हुए कार की बैक सीट पर उसे एक फोन मिलता है। ये काफी पुराने मॉडल का था। उसे देखकर वो सोचता है कि शायद ये फोन उसके किसी पैसेंजर का ही होगा। वो इसे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे जोर का झटका लगता है। सामने से एक आदमी उसके पास आता है जो कि घर की किश्तें लेने के लिए आया था। वो यंग मिन को बताता है कि 3 महीने से तुमने घर की एक भी लोन की पेमेंट नहीं दी है और अगले महीने अब ये घर ऑक्शन कर दिया जाएगा और अगर तुम अभी से रोकना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हाल में पैसे भरने होंगे। ये सारी बातें सुनकर तो यंग मिन शॉक में ही चला गया था कि इतना बड़ा अमाउंट वो इतनी जल्दी अरेंज करेगा तो करेगा कहाँ से। अब रात को जब वो टैक्सी चलाता है तो कुछ भूत जैसे पैसेंजर्स उसकी टैक्सी में बैठ जाते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और वो लड़कियां उससे कहती हैं कि हमें कब्रिस्तान ले चलो और वहाँ पहुंचकर जब वो देखता है कि यहाँ तो फिल्म का सेट बना हुआ है और उन्हें उतारने के बाद जब वो अपने घर की ओर आने लगता है तभी उसे अपनी बैक सीट पर एक लड़की बैठी मिरर में दिखाई देती है। ये भी बिल्कुल एक भूत जैसी ही लग रही थी, जिसे देखकर यंग मिन काफी डर जाता है और वो कहता है कि आपकी दोस्त तो पहले ही उतर चुके, आप अब तक यहाँ पर क्यों बैठे हो। वो कहती है कि ठीक है, मैं भी उतर जाती हूँ और जब वो गाड़ी को रोकता है तो ये लड़की बिना ही डोर ओपन किए यूं ही आर पार हो जाती है। वो जब आगे की ओर जाने लगती है तो कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक से कोई अननोन फोर्स उससे वापस से गाड़ी पर ले आती है और ये देखकर यंग मिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा। तभी उसे साइड में वही लड़की मिलती है और वो डर कर गाड़ी से बाहर पेड़ के पास चला जाता है। अब एक ऑफिसर कार को बीच में पार्क देखकर उसे हटाने के लिए आते हैं तो यंग मिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी कार के अंदर कुछ तो है, प्लीज आप जाकर उसे चेक कर लो। अब वो जब देखते हैं तो वो कार खाली थी। यंग मिन वहाँ पर चैन की सांस लेता है और जब वो अंदर आता है तो वो उस लड़की को देख के दोबारा डर जाता है। तो वो यंग मिन से पूछती है कि क्या आप जानते हो कि मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन यंग मिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जो भी हो लेकिन यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो आत्मा तो उस टैक्सी से कहीं भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अगर थोड़ी दूर भी जाती तो वो उस कार में वापस चली आती थी, जैसे किसी कारण से वो वहाँ पर बंधी हुई थी। दूसरी तरफ हम ग्रेवयार्ड के पास एक ओल्ड आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी को देखने गए थे। उनके पास ऑफिसर्स का मैसेज आता है कि आपकी बेटी का केस दूसरे ऑफिसर्स को दे दिया गया है, जल्दी से वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम उनके पास उनकी बेटी की फोटो को देखते हैं और ये लड़की वही थी जिसकी आत्मा यंग मिन के साथ है। उसका नाम है जीहुन। इसके बाद हम टैक्सी में आ जाते हैं जहाँ पे यंग मिन जीहुन की आत्मा के साथ अपने पैसेंजर्स ढूंढ रहा था। अब जब भी कोई भी पैसेंजर टैक्सी में बैठता था तो उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, जिस वजह से हर बार वो आधे रास्ते में ही टैक्सी को छोड़ देते थे। यंग मिन का बिजनेस यहाँ पे पूरा ही ठप हो जाता है। कोई पैसेंजर्स तो आज उससे मिलते ही नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोन का अमाउंट कैसे चुकाएगा और ऊपर से ये जीहुन की आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है। कुछ देर रात को वो अपने घर आ जाता है और जीहुन भी उसके साथ थी। उसने अपनी टैक्सी को घर से कुछ दूर ही पार्क किया हुआ था, वरना जीहुन की आत्मा तो घर आ जाती। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कार से थोड़ी ही दूरी तक जा सकती है। अब जीहुन उस जगह को आसपास देखती है और उसे ये जगह को जानी पहचानी से लगती है, जैसे वो यहाँ पर पहले भी कभी आ चुकी हो। घर पर ग्रैंड माँ जब
यंगमिन को देखती है तो उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो पूरी रात घर से बाहर था। अब जब वो सोने जाता है तो रात में उसे सपने में सिर्फ भूत ही नजर आते हैं। अब नेक्स्ट डे सुबह ग्रैंड माँ उससे कहती है कि वो उसके साथ शॉपिंग पर जाएंगी। वो बहुत मना करता है क्योंकि टैक्सी के अंदर तो जीहुन की आत्मा थी, लेकिन ग्रैंड माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब वो पूरे रास्ते में अपनी ग्रैंड माँ से पूछता रहता है कि वो ठीक तो है कि नहीं। थोड़ी देर बाद ग्रैंड माँ को अजीब सा फील होने लगता है। इसके बाद वो लोग टेम्पल पहुँचते हैं और ग्रैंड माँ अंदर चली जाती है। बाहर यंगमिन वहाँ कुछ लोगों को अपनी गाड़ी पर झाड़ फूक करने के लिए कहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही थी वो जीहुन को बहुत ही नुकसान पहुँचा रही थी। और जीहुन यहाँ पर उससे बोलती है कि प्लीज इन सबको बंद कर दो, मेरे कानों में तकलीफ हो रही है। फिर यंगमिन के पास एक कॉल आता है जो कि एक डॉक्टर का था और वो डॉक्टर उस गाड़ी में बैठा था। उसे वहाँ पर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। जीहुन भी यंगमिन से कहती है कि क्या तुम देख रहे हो, उस डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं हुआ है और ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो कितना ठीक है। इसके बाद क्यूजिन हॉस्पिटल के पास आ जाता है। यहाँ पर एम्बुलेंस में किसी लड़की को बाहर लाया जा रहा था। इस सीन को देखकर यंगमिन एक फ्लैशबैक को याद करता है कि यही डॉक्टर उसकी मॉम को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। तो अब वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए कुछ लेकर जाता है। उस हॉस्पिटल के अंदर उससे उसकी फ्रेंड सूरी भी मिलती है। अब यंगमिन इन दोनों को ही थैंक यू बोलता है उस दिन के लिए। जीहुन भी ये सब देख ही रही थी। उसके बाद वो घर आता है जहाँ पर जीहुन उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज टैक्सी को घर के पास पार्क कर दो क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं रहती तो मुझे डर लगता है। अब यंगमिन बोलता है कि क्या भूतों को भी अंधेरे से डर लगता है, लेकिन फिर वो उसकी बात मान जाता है। अब जीहुन को वो घर और आसपास का एरिया काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसकी याददाश्त आने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। अब अगले दिन से जीहुन काफी अच्छा बिहेव कर रही थी क्योंकि उसे यंगमिन ने बता दिया था कि उसे घर का लोन भी चुकाना है। तो अब जीहुन कहती है कि अब से पैसेंजर्स को तुम आगे बैठाना, मैं पीछे बैठ जाया करूंगी, इससे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है और यंगमिन उसके लिए दरवाजा ओपन करता है और वो आदमी हैरान होकर यंगमिन से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो और क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं। यंगमिन उनकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है और अब वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है। और यहीं पर इन दोनों के एक्सप्रेशन भी अजीब हो गए थे क्योंकि ये आदमी भी एक आत्मा है। टैक्सी को साइड में पार्क करके यंगमिन उन दोनों से कहता है टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, एक पे एक घोस्ट मुझे फ्री में मिल रहे हैं। अब वो गुस्से में टैक्सी को बेचने के लिए जाता है ताकि इन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके, लेकिन यहाँ पर एक और भूत उन्हें मिल जाता है और वो आदमी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए गोल्ड ज्वेलर्स को बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे वो यंगमिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन गोल्ड को उसकी बेटी को जाकर दे दे जो हॉस्पिटल में है। तो अब यंगमिन भी जैसे तैसे करके मान जाता है और उनकी मदद के लिए जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो बच्ची अकेली थी। जैसे ही उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है वो अपनी मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और कहा कि उसके पिता के एक फ्रेंड आए थे और उन्होंने मुझे ये देने के लिए कहा। और ये देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे यंगमिन, जीहुन और मिस्टर ब्यून तीनों ही इमोशनल हो गए थे। वहीं पर उस बच्ची के फादर भी खड़े थे। वो काफी खुश थे और अब वो यहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी तो अब उन्हें मुक्ति मिल गई। तभी वो बच्ची यंगमिन के पास आकर उसके हाथ पर एक गोल्डन रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने कहा था ये उसे देने के लिए। वो उसे थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। ये सब कुछ देखकर यंगमिन बहुत इमोशनल हो जाता है। तो अब जीहुन उसे एक आइडिया देती है कि जब दो आत्माएं उसकी टैक्सी में हैं तो कोई पैसेंजर तो आने नहीं वाला, तो क्यों ना यंगमिन उसकी टैक्सी को एक घोस्ट टैक्सी बना दे जहाँ पर वो आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे और उसके बदले उसे ऐसे ही गोल्ड या फिर पैसे मिल सकते हैं। अब यंगमिन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो सपने भी देखने लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। तभी मिस्टर ब्यून उसे बताते हैं कि उनके पास कई सारे गोल्डन बिस्किट्स हैं, यानी कि एक ही बार में यंगमिन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। वो तुरंत उनके घर के लिए निकलता है और वहाँ पहुँचते ही मिस्टर ब्यून एक सच रिवील करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही गोल्डन बिस्किट है। और ये सब सुनकर यंगमिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि घोस्ट मिलकर तो उसे पागल ही कर देंगे। वो उसे अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनकी एक वाइफ है, जब वो जिंदा थे तो उनका सपना था अपनी वाइफ को एक बाथ टब दिलाने का, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे तो वो बाथ टब वो अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अब वो ये गिफ्ट अपनी वाइफ को देना चाहते हैं। मतलब अब उस अमाउंट में से भी जो बाथ टब खरीदने के बाद बचेगा वो ही यंगमिन को मिलेगा। वो गुस्सा होकर अपने घर आ जाता है और मिस्टर ब्यून वहीं रह जाते हैं। जीहुन कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यंगमिन यहाँ पर बहुत नाराज होता है और वो किसी की कोई बात नहीं सुनता। जब वो घर आकर ग्रैंड माँ से बात करता है तो उससे याद आता है कि जब वो छोटा था तो कैसे उसकी मॉम बाथ टब में उसे नहलाती थी। ये सारी मेमोरीज उसके लिए बहुत ही खास थी, इसलिए अगले दिन वो सीधा जीहुन को लेकर मिस्टर ब्यून के घर पहुँचता है। जीहुन उसे ऐसे देख कर खुद से कहती है कि ये बंदा पैसे पैसे तो जरूर करता है लेकिन ये दिल का काफी अच्छा है। उसके
बाद वो मिस्टर ब्यून की वाइफ से मिलता है, जहाँ पर वो मिस्टर ब्यून का कजन बनकर गया था। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है। वो मिस्टर ब्यून की वाइफ सुइन को किसी काम में बिजी करके वो गोल्ड बिस्किट अंदर से लेकर आता है। प्लान एकदम सक्सेसफुल था, पर तभी घर पर एक आदमी का कॉल आता है। वो सुइन से कहता है, आपके हस्बैंड का कंपनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, आकर आप उसे ले जाइए। दरअसल मिस्टर ब्यून की मौत कंपनी में काम करते दौरान ही हुई थी और इसके बदले कंपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से मिस्टर ब्यून की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो उनकी वाइफ से दुख बांटने लगती हैं और इसके बाद वो खुद ही मिस्टर ब्यून का मेमोरियल भी अरेंज करते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम कीवीज को रखती हैं, जिससे मिस्टर ब्यून को एलर्जी थी और वो कहती है कि ये मेरे बेटे का फेवरेट है। और ये सब देखकर मिस्टर ब्यून यंग मैन से कहते हैं कि मेरी मॉम तो मुझे ऑर्फनेज में काफी साल पहले छोड़कर चली गई थी, तो अब ये वापस कैसे आ गई। तभी हमें उस लेडी के असली प्लान के बारे में पता चलता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसी थी। सुइन बताती है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए साथ में रहते थे। और इसी बात का फायदा उठाकर वो लेडी सारा कंपनसेशन अमाउंट क्लेम कर लेती है। और ये सुनकर मिस्टर ब्यून को एक जोर का झटका लगता है। यंग मैन समझ चुका था कि ये असली माँ नहीं है और वो उस लेडी का पीछा करके उनका घर ढूंढता है। यहाँ पर उसे उसकी एक फोटो मिलती है, पर यहाँ उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। तो वो मिस्टर ब्यून से कहता है कि क्या ऐसी कोई चीज थी जो सिर्फ आपकी मदर की हो। तो मिस्टर ब्यून बताते हैं कि उनकी मॉम के राइट हैंड पर एक स्कार था। चेक करने पर लेडी के हाथ पर भी स्कार मिल जाता है, यानी कि ये लोग बहुत ही परफेक्ट प्लान के साथ आए थे। वो यंग मैन और सुइन पे इल्जाम लगा देते हैं कि उन दोनों ने मिलकर उनके बेटे को मार दिया। अब सुइन वहीं बेहोश हो जाती है। जियून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर दोजिन उन्हें बताते हैं कि सुइन तो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात सुनकर यंग मैन को एक आइडिया आता है। वो मदर बनी हुई लेडी का डीएनए टेस्ट करवाता है और उनका डीएनए मिस्टर ब्यून के डीएनए से मैच नहीं करता, जिससे प्रूफ हो जाता है कि वो उनकी असली माँ नहीं है। इससे पहले कि वो ऑफिसर्स को बुला पाते, वो दोनों फ्रॉड लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो रात में मिस्टर ब्यून की वाइफ को घर छोड़ देता है और वो टैक्सी में देखता है कि कंपनसेशन वाले डॉक्यूमेंट्स तो वहीं पर रह गए। वो उसे देने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था। अंदर वो दोनों फ्रॉड लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उन लोगों ने सुई उनको बंदी बना लिया था और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देंगे। यंग मैन काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था और मिस्टर ब्यून अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ देख रहे थे। वो प्रार्थना करते हैं और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारते हैं। एक चमत्कार होता है और वो दरवाजा खुल जाता है। यंग मैन अंदर आकर उन दोनों को मारकर पकड़ लेता है। ऑफिसर्स उन्हें ले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके मिस्टर ब्यून की वाइफ की जान बची जाती है और यंग मैन यहाँ पर सोयन को एक सच रिवील करता है कि वो उनके हस्बैंड का कजन नहीं है। वो तो उन्हें जानता भी नहीं था। उनकी आत्मा उसे मिली और उन्होंने उसे मदद के लिए भेजा। सोयन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती हैं। वो हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। यंग मैन बताता है कि वो आपके पास ही हैं, आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सोयन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। उसके बाद मिस्टर ब्यून जो जो बातें कहते हैं वो बात यंग मैन रिपीट करने लगता है, जिससे अपने हस्बैंड की सारी बातें सोयन सुन सके। वो कहते हैं कि सोयन, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकलते थे कि एक साथ हम आसमान में बने सितारों को देख सके। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हमें वो तारे अपने रखते थे। ये सब बातें सुनकर सोयन बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि याद है मैंने कहा था कि अगर हमारा बेबी होता है तो उसका नाम हम स्टार रखेंगे और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उसका नाम स्टार रखना और मुझे अगर उसकी याद आएगी तो मैं आसमान में उसे देख लिया करूंगा। और यहाँ पर सोयन इमोशनल होकर काफी रोने लगती है। वो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि सच में वो इन सारी बातों को अपने हस्बैंड से सुन पा रही है। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया। और मिस्टर ब्यून एक स्माइल देकर गायब हो जाते हैं, यानी कि उनको मुक्ति मिल गई। इसके बाद यंग मैन और जीवन वहाँ से अपने घर चले आते हैं। ये लोग घर आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर्स फिर से यंग मैन की मॉम की कातिल को ढूंढने में लग चुके हैं। वो लोग ग्रैंड माँ से आज इसी बारे में बात भी करने आए थे। ग्रैंड माँ उन्हें इस बारे में बताती है तो उसी दौरान यंग मैन गौर करता है कि जीवन के हाथ में जो चीज बंधी हुई है वो उसकी मॉम का हेयर बैंड है। कि देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम का हेयर बैंड जीवन के पास कैसे है। तभी ग्रैंड माँ यंग मैन को दिखाती है कि ये तुम्हारे मॉम वाले फोन पे ये प्यारी लड़की कौन है। ये देखकर यंग मैन शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम और जीवन एक साथ आखिर कैसे हैं। जीवन अपनी फोटो देखकर खुश होती है और वो कहती है तो क्या मैं ऐसी दिखती हूँ। यंग मैन तो बस यही सोचता रहता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑफिसर्स यंग मैन को मिलने बुलाते हैं और यहाँ पर वो उसी पर शक कर रहे थे कि उसने ही अपनी मॉम को जैसे जान से मार दिया हो। इस बात से नाराज होकर यंग मैन चला जाता है। अब हमें उसके फ्लैशबैक से एक्सीडेंट वाले सीन दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट से तुरंत पहले यंग मैन अपनी मॉम से ही बात कर रहा था और इसीलिए एक्सीडेंट होते हुए वो अपनी मॉम की आवाज को सुन लेता है और तुरंत भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुला दिया था। उन्हें एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है, लेकिन जगह कम
होने की वजह से वो दूसरी टैक्सी लेकर आता है। उसने अपनी मॉम वाली टैक्सी को वहीं पर रहने दिया था ताकि एविडेंस गायब ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर्स आज उसी पर शक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में सूरी को दिखाते हैं। ग्रैंडमा उससे कॉल करके घर पे खाने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि यंगमिन और सूरी का रिश्ता दोस्तों से काफी ज्यादा क्लोज आ जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर डोजिन ये नोटिस करते हैं कि उनकी तरह ही जो दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जंगको, पेशेंट्स का गलत इलाज कर रहे थे। वहाँ पे उस पेशेंट की जान तो बच जाती है, पर बाद में नर्सेस को बुलाकर डॉक्टर डोजिन बाकी के ऑपरेशंस पे नजर डालते हैं और वो ये देखकर हैरान हो गए थे कि जंगवो के आने के बाद हॉस्पिटल के नंबर ऑफ डेथ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वो जंगवो को निकालने का सोचते हैं, लेकिन जंगवो उनसे कहता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो तुम कौन सा अच्छे हो, तुम्हारा राज मैं जानता हूँ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंगवो के पास कई सारे रेयर मेडिसिन एंड इंजेक्शन थे जिन्हें वो छुपा कर रखता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पैसेंजर यंगमिन की टैक्सी में आकर बैठता है। वो थोड़ा वियर्ड था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो एक शमन है, वो भूतों को देख सकता है और वो यंगमिन को बताता है कि इस लड़की की आत्मा तुम्हारी टैक्सी से नहीं जुड़ी बल्कि टैक्सी में रखे किसी सामान से जुड़ी है। तब यंगमिन को याद आता है वही व्हाइट कलर का पुराना फोन। वो उसे लेकर दूर जाता है और जीहुन अचानक उड़कर उसके पास खींची चली आती है, यानी जीहुन की आत्मा उसी फोन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस होता है और ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाते। बाद में फोन का चार्ज खत्म होने की वजह से जीहुन गायब हो जाती है। अब यंगमिन तुरंत घर आता है और उस फोन को चार्ज करने जाता है, लेकिन फोन का चार्जिंग पोर्ट तो काफी डिफरेंट था, क्योंकि अब ऐसे पोर्ट्स वाले चार्जर्स नहीं मिलते। वो सोचता है कि कल वो मार्केट से ले लेगा, लेकिन कल वो ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पर जाता है। अब जीहुन नहीं थी तो उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। अब ग्रैंडमा उस पुराने फोन को देखकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। यंगमिन उसे निकाल नहीं पाता, लेकिन बाद में पूरा दिन उसका बहुत ही अच्छा जाता है। उसे बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं। एक पल को वो सोचने लगता है कि क्या मैं जीहुन को भूल जाऊं, और इस बीच जीहुन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी जहाँ पे उसकी हालत खराब हो रही थी और अगर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यंगमिन के दोस्त सियोक को दिखाया जाता है। सियोक कई सारी टैक्सीज को लीज में देता था, जिसमें से एक टैक्सी उसने यंगसू नाम की एक लड़की को दी थी। वो यंगमिन और सियोक की कॉमन फ्रेंड थी। यंगसू की मॉम को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से वो उन्हें लेकर ही ट्रेवल करती थी, लेकिन आज उसकी मॉम गायब हो गई। यंगसू सियोक और यंगमिन के साथ मिलकर अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है। काफी ढूंढने के बाद वो फाइनली उन्हें ऑफिसर्स के पास मिलती है। दरअसल वो एक बच्ची के साथ खेल रही थी और ये देखकर उस बच्ची की माँ को लगा कि ये लेडी उसकी बच्ची को परेशान कर रही है और उन्हें ऑफिसर के पास से लेने के बाद यंगसू यंगमिन से कहती है कि पता है मेरी मॉम पूरी दुनिया के लिए एक भूत की तरह है। लोग उन्हें देखते तो हैं, लेकिन असलियत में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी जो है और वो किसी को याद नहीं रख पाती और उनका तो अब मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये सब सुनकर यंगमिन को रियलाइज होता है कि जीहुन तो सच में एक भूत है, उसका इस दुनिया में यंगमिन के अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए वो कल जल्दी जाता है और उस डस्टबिन से फोन निकालकर एक नया चार्जर खरीद के उसे चार्ज करता है और उस फोन के चलते ही जीहुन वापस से इस दुनिया में आ जाती है और वो आते ही उसके हाथों पर गिर जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे बचाया कैसे। वो कहता है 4000 रुपए का चार्जर खरीद कर। जीहुन उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान को जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है, वो मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा, तुमने तो सच में मेरा दिल ही जीत लिया। अब वो वापस से उसके साथ टैक्सी में निकल जाता है, लेकिन पैसेंजर्स टैक्सी में बैठने से मना करने लगते हैं और बैंक वाले नोटिफिकेशन भेजकर शॉक देते रहते हैं। तो अब यंगमिन को बहुत बुरा भी लगने लगता है, पर जीहुन दोबारा से आइडिया देती है घोस्ट टैक्सी का। दूसरी तरफ सूरी दोजिन को बहुत पसंद करती थी। अब वो साथ में अपने एक चाइल्ड पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं, जिसकी मौत कम समय होने की वजह से हो गई थी। डॉक्टर दोजिन अपने पेशेंट से पर्सनली अटैच रहते थे, उन्हें उनकी सच में बहुत परवाह रहती थी और ये सारी बातें सूरी को बहुत पसंद आती हैं। पर डॉक्टर दोजिन डॉक्टर जंगवो की बात से काफी परेशान लगते हैं। सर और उनके बीच कोई तो बात थी। फिर अगले दिन यंगमिन और जीहुन पहुँचते हैं उस टैक्सी स्टैंड में जहाँ इंसान नहीं बल्कि सिर्फ घोस्ट पैसेंजर्स ही भरे हुए थे। यहाँ पे उन्हें एक लड़की की आत्मा मिलती है और ये लड़का जीहुन के बचपन का दोस्त निकलता है। वो जीहुन को देखते ही उसे उसके नाम से पुकारता है और अब यंगमिन और जीहुन दोनों को उसकी पहचान के बारे में पता चल जाता है। वो उन दोनों को लेकर अपने घर पहुँचता है और यहाँ पर वो उन्हें उनकी साथ वाली स्कूल की पिक्चर दिखाता है। ये देखकर जीहुन बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इतने दिन बाद फाइनली किसी ने तो उसकी पहचान उसे बताई थी। और ये भी लड़का, इसका नाम सुनबू था। ये उससे पूछता है कि ये साथ में तुम्हारे जो लड़का है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जीहुन मना कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सुनबू यंगमिन से कहता है तुम्हें पैसे चाहिए ना, तभी तुम उसके साथ आए हो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम्हें मेरा एक सपना पूरा करना होगा। सुनबू बताता है कि मैं जीहुन को डेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि घोस्ट आखिर कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये दोनों डेट पर जा सके। नेक्स्ट डे युनबू और जीहुन साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। आत्माओं को कपड़े चेंज करने के लिए बस कपड़ों के आर पार जाना होगा। आत्माओं के कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद ये दोनों मूवी डेट पर भी जाते हैं। सुनबू और जीहुन
जीहुन एक प्यारे कपल की तरह सारे पल एंजॉय कर रहे थे और यंगमिन इन्हें देखकर जेलस फील कर रहा था। सुनबू जीहुन को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। इसके लिए उसने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, लेकिन यंगमिन जीहुन को उस दिन वहाँ लेकर ही नहीं जाता। वो उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जीहुन कहती है कि मैं भी सुनबू से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उसके साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपने लोन का अमाउंट चुका सको। अब ये बातें सुनकर यंगमिन का दिल भर आता है और वो अगले दिन उसे सुनबू के पास लेकर चला जाता है। अब वो बाहर बैठा हुआ अपने दोस्त सियोक से बात कर रहा था। सियोक उसे कहता है कि अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ज्यादा से ज्यादा बुरा ही तो लगेगा, पर एटलीस्ट नहीं बताने से तो बेहतर है। यंगमिन कहता है कि वो लड़की किसी और के साथ है। सियोक कहता है तब तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। वहीं हम देखते हैं सुनबू जीहुन को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन अचानक से वो उसे प्रपोज नहीं करता और वो उससे कहता है कि जीहुन तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे आत्माओं की मुक्ति के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। एक आत्मा इस दुनिया से सिर्फ दो तरह से ही जा सकती है, पहली अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तब, और दूसरी जब एक आत्मा को प्यार हो जाए। मैं जब इंसान था तो मैं तुमसे प्यार करना चाहता था और आत्मा बनकर मेरा ये आखिरी सपना फाइनली पूरा हो गया और अब शायद मैं यहाँ से जा पाऊँ। और जीहुन उससे कहती है कि मुझे मेरी पहचान बताने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। वो उसे कहता है कि तुम किसी भी इंसान से प्यार मत कर लेना वरना मेरी तरह गायब हो जाओगी और अपनी खोई हुई याददाश्त को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। और अब जैसे ही यंगमिन वहाँ पे पहुँचता है सुनबू गायब हो जाता है और हम यहाँ देख पाते हैं कि यंगमिन और जीहुन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन जीहुन ऐसा नहीं करती। वो अपने कदम पीछे कर लेती है क्योंकि अगर वो यंगमिन से प्यार करेगी तो वो भी सुनबू की तरह गायब हो जाएगी। यंगमिन जीहुन के सर पर तालिस्मान रखकर तुरंत इजहार करने के लिए कहता है। जब तालिस्मान सिर पे रखकर जीहुन आग बन करके बैठी हुई थी तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो शुरुआत वाले उन्हीं ओल्ड मैन के साथ थी और हमें समझ आता है कि वो ओल्ड मैन भी एक ऑफिसर रह चुके थे और वो उनकी ही बेटी थी एंड जीहुन खुद भी एक ऑफिसर थी और उसके फादर का नाम था मिस्टर कैंग। दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं। दोनों यंगमिन की मॉम और जीहुन का केस दोनों ही हैंडल कर रहे थे, इसीलिए वो मिस्टर कैंग से मिलने पहुंचते हैं, पर वहाँ मिस्टर कैंग कोई तो राज छुपा रहे थे। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यंगमिन की मॉम को एक बाइक ने उड़ाया था और उस इंसान का फेस हेलमेट की वजह से नहीं दिखा। वो लड़का है या लड़की कुछ समझ में नहीं आता। वो फिर से उस फुटेज को चेक करते हैं। उसे चेक करने पर उन्हें वहीं हॉस्पिटल मिलता है जहाँ पे डॉक्टर डोजिन और सूरी काम करते हैं। अब इनका शक उस हॉस्पिटल के ऊपर भी था क्योंकि इसी जगह यंगमिन की मॉम का आखिरी इलाज भी हुआ था। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।